डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत अपघटनिक चालक में अंतर के बारे में बात करेंगे। वैसे इस बारे में थोड़ी चर्चा हम कर चुके थे, चीज़ें वही हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनिक चालक। नंबर 1, नाम से पता चल रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और विद्युत अपघटनिक चालक में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रवाह आयंस के कारण होता है या आयंस के द्वारा होता है। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक चालक में इन चालकों में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गमन करते हैं। ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गमन करते हैं। और इन चालकों में आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करते हैं। सीधी सी बात है। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक चालक में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, गमन करने वाले, गति करने वाले, घूमने वाले, तो वो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो पॉजिटिव एंड होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अपोजिट पार्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं ना, चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होता है। इन चालकों में आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। इसमें जैसे इलेक्ट्रोड 2 हैं, एनोड और कैथोड, तो मान लो एनोड नेगेटिव है तो उसकी तरफ पॉजिटिव आयन आएंगे, कैथोड पॉजिटिव है तो उसकी तरफ नेगेटिव आयन आएंगे। ऐसे ही एनोड यदि अपोजिट हो जाता है और उल्टा हो जाता है, एनोड पॉजिटिव हो जाता है। ये आगे अपन सेल की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें, उसमें बताऊँगा कि एनोड किसमें पॉजिटिव होता है, किसमें नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दौरान उन चालकों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चालक, इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है, सॉलिड होता है उसमें भी घूमता रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे धातुओं में मैंने आपको बताया, तो उसके कारण उसकी चालक होता है, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, वो होता है वैसा का वैसा रहता है। लेकिन विद्युत अपघटनिक चालक जो होते हैं, इन चालकों में क्या होता है? आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर नए उत्पाद बनाता है। इन चालकों में आयन क्या करता है? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि वहाँ भी जो पहले से आयन होते हैं उनके साथ इनको इलेक्ट्रॉनों को, जो मेटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोड एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो वहाँ पर जब कोई आयन आएगा सॉल्यूशन से तो उसके साथ जुड़ेगा, जुड़ के नया प्रोडक्ट बने, तो विलेन के कंपोजिशन में परिवर्तन होता है। ऐसे कैथोड पे होगा। इन चालकों में पदार्थ का परिवहन नहीं होता है, ये तो अपने को पता ही है, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है, तो पदार्थ का परिवहन नहीं होता है। खुद पदार्थ एक स्थान से चल के दूसरे स्थान में नहीं जाता है, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और इसमें क्या होता है? पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। सीधी सीधी बातें हैं, कुछ नहीं है इनमें। और इन चालकों की चालकता ताप बढ़ाने से घटती है। इन चालकों की चालकता ताप बढ़ाने से घटती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं, उनकी चालकता ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स में वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगते हैं, तो उनकी गति घट जाती है, इसलिए चालकता घटती है, ध्यान रखना। और इन चालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि ताप बढ़ाएंगे तो एक पहली बात तो जो विद्युत अपघट्य है, जो आयन में डिसोशिएट होता है, वियोजित होता है, उसका आयनन की मात्रा बढ़ जाएगी। एक तो कारण ये होगा। दूसरा, उनके आयनों की गति बढ़ जाएगी, आयन भागेंगे जो उनको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में क्या हो गया था? ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन स्मॉल पार्टिकल्स में वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, वाइब्रेशन इंक्रीज होने से उनकी चालकता जो स्पीड होती है गति करने की वो कम है। ओके, नेक्स्ट, नाउ वी डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिकल करंट इन आयनिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत या आयनिक सॉल्यूशन में विद्युत धारा का प्रवाह फ्लो कैसे चलती है विद्युत धारा, और विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन के रासायनिक परिवर्तन के साथ विद्युत धारा के चालन के प्रक्रम को विद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, कोई सेल है और उसमें अपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के कारण हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है बाहर से, ये नहीं कह रहा कि उसके अंदर,
हम जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं और जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें जो केमिकल चेंज होते हैं उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। मतलब विद्युत अपघट्य को आयंस में तोड़ने का काम करते हैं हम, ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। अपन बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम दो टाइप के जो नियम हैं आप ये पढ़े हुए भी होंगे, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे ने विद्युत अपघटन के लिए नियम दिए थे 1834 में, उन्हीं के नाम से नियम चलते हैं। देखिए विद्युत अपघटन में, इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा, विद्युत अपघट्य का जो विलयन होता है उसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत की जो मात्रा होती है और इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली धातु या अन्य पदार्थ, कोई धातु इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो रही है मतलब जमा होना, या कोई अन्य पदार्थ जो जमा होता है, उसकी मात्रा के बीच एक मात्रात्मक संबंध होता है। इसी के आधार पर फैराडे ने निष्कर्ष निकालकर दो नियम दिए। क्या बात बताई मैंने? इलेक्ट्रोलिसिस होता है, विद्युत अपघटन होता है। विद्युत अपघटन में क्या होता है, अपन इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देते हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो विद्युत ऊर्जा मिलती है। जो सॉल्यूशन, जैसे मान लो कोई सेल है और उसमें जो इलेक्ट्रोड है वो डिप है किसी न किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अब वहाँ पे जब अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो उसमें विद्युत भेजते हैं। अब कितनी विद्युत अपन ने भेजी उसकी जो मात्रा होती है वो, और इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाली धातु या कोई भी अन्य पदार्थ इलेक्ट्रोड पे जो निक्षेपित होता है, जमा होता है, किससे? विद्युत प्रवाहित करने पर। तो जो विद्युत की मात्रा कितनी हम दे रहे हैं वो, और इलेक्ट्रोड पर जो निक्षेपित होने वाली धातु है, उनमें एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है, मात्रात्मक संबंध होता है जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो प्रकार के नियम फैराडे ने दिए थे, फैराडे का नियम फर्स्ट एंड फैराडे का नियम सेकंड। ध्यान से सुनिएगा। विद्युत अपघटन में मतलब इलेक्ट्रोलिसिस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, किसी इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड कैथोड या एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। जनरल सी बात है। देखिए एक सेल है, मान लो उसको बाहर हमने बैटरी से जोड़ रखा है और उस सेल में दो एनोड और कैथोड हैं, दो तो होंगे ही होंगे तभी सेल कंप्लीट होगा, नहीं तो हाफ सेल बन जाएगा। सेल कंप्लीट होता है, सर्किट पूरा होता है, तभी विद्युत का प्रवाह होता है। एक एनोड और एक कैथोड, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है। अब जब हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और विद्युत अपघटन करवाते हैं पदार्थ का, तो किसी इलेक्ट्रोड, कैथोड या एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है, चाहे कैथोड पे होने वाली मात्रा हो चाहे एनोड पे मुक्त होने वाली मात्रा हो, दोनों ही क्या होता है, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उस विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती हैं। ये याद रखना। एक चीज़ और, मैं अभी विलयन की बात कर रहा था, एक चीज़ और होती है। जनरली इसकी जब कैलकुलेटिव स्टडी की जाती है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको कहीं लिखा हुआ है कि एक विद्युत अपघटनी सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है, मोल्टेड NaCl लिखा रहता है। मोल्टेड NaCl का मतलब क्या है? गलित NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसमें आप ये मत मान लेना कि पानी मिला हुआ है। गलित NaCl, मोल्टेड NaCl का मतलब है जो सॉलिड NaCl है उसको हाई टेम्परेचर देके हमने उसको क्या किया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो उसमें केवल Na+ और Cl- आयन होते हैं, उसमें और वाटर वगैरह सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। माना कि Q विद्युत, अब अपन बात करते हैं, सपोज Q विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है अथवा घूमता है। अपन ने विद्युत की मात्रा क्या ली, Q ले ली। ठीक, Q मात्रा विद्युत की ली, तो विद्युत की मात्रा का मतलब है यहाँ आवेश की मात्रा है Q। तो Q जो है हम प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पे W ग्राम पदार्थ जमा होता है। इसका मतलब अभी ऊपर अपन ने क्या बताया, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W या W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जो हमने यहाँ लिखा है। नाउ
सेकंड बात यह है कि विद्युत की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा इंटू समय की, विद्युत की मात्रा का मतलब यहाँ पे आवेश है, विद्युत का आवेश, विद्युत की मात्रा और उसके टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये बुक वाले ने गड़बड़ लिख दिया। अतः W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, जो विद्युत की मात्रा है या विद्युत का जो आवेश है, कुल आवेश जो है वो कितना होगा, विद्युत धारा की मात्रा कितनी प्रवाहित की अपन ने और वो कितने समय तक प्रवाहित की, वो कुल आवेश होगा। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई विद्युत धारा एम्पेयर में मेजर करते हैं अपन, और ये Q होता है, ये आवेश है, तो इसको अपन कुलाम में मेजर करते हैं। ध्यान रखना है इस चीज़ को, ये यहाँ इसमें मिस्टेक लिखी है। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी। क्यों? क्योंकि Q आई इंटू टी के इक्वल है, और ऊपर अपने लिखा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सो वी कैन से W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी, इसके भी प्रोपोर्शनल होगा। एंड आई है विलेन में प्रवाहित होने विद्युत धारा, एम्पियर में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो है, ठीक है, ये धारा की मात्रा, ये आवेश की मात्रा है। ओके, एंड T इज इक्वल टू समय सेकेंड में, एंड स्मॉल w इज इक्वल टू जेड आई टी। यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं अपन जेड, अब इसको डिफाइन करेंगे। मैंने आपको कहा था ना, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं उसको डिफाइन करते हैं। अब जेड को डिफाइन करना है तो अपन क्या करेंगे, जेड के साथ जो टर्म्स हैं उनको 1 कर देंगे। अपन ये कह देंगे जी विद्युत की जो धारा है वो मात्रा है वो कितनी है, 1 एम्पियर ले ली अपन ने, समय 1 सेकंड ले लिया, तो 1 एम्पियर ले ली। देखो ये दोनों टर्म्स को इक्वल कर दिया, 1 एम्पियर 1 सेकंड तक विद्युत धारा प्रवाहित की। उस स्थिति में जो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा होता है वो जेड के बराबर होता है। जेड को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। आगे बताएंगे ये सारी चीज़ें ना, अच्छे से ध्यान से केयरफुली लिसन। हमेशा कोई भी चीज़ सुनते तो ध्यान से सुनो या सुनो मत। यहाँ जेड समानुपातिक स्थिरांक है। जेड क्या है, समानुपातिक स्थिरांक। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली साइन को उठाते हैं तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट तो सारे ही उठते हैं। जो एकत्रित हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक, जो इलेक्ट्रोड पे पदार्थ एकत्रित हुआ उसको क्या नाम देते हैं अपन, उसके रेफरेंस में अपन ये कहते हैं कि ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। आ गई वो चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, कैसे डिफाइन करते हैं अपन किसी को भी। आई है 1 एम्पियर ले लिया, इसके साथ था ना जेड के साथ, जेड आई टी था, टी को 1 सेकेंड ले लिया, देन वी कैन सी डब्ल्यू इक्वल टू जेड। तो हम ये कहेंगे कि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की 1 सेकंड तक। तो उस स्थिति में इलेक्ट्रोड में जो पदार्थ जमा होता है, इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा जमा होती है उसके इक्वल ये समानुपातिक स्थिरांक होता है, और इसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा है, ये वाला पदार्थ की ग्रामों में वह मात्रा है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक या 1 कूलाम विद्युत आवेश विलयन में प्रवाहित किए जाने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होती है। इसकी इकाई ग्राम प्रति कूलाम है। इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम प्रति कूलाम। फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे सेकंड। ओके, तो पहला नियम आपको समझ आ गया होगा। क्या है पहले नियम में, नथिंग, कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। आपके दिमाग में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो एक शेल रखना है। शेल का मतलब ये ध्यान रखना है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं धातु के, ऊपर एक दोनों साइड से तार निकले हैं, वो किसी बैटरी से जुड़े हुए हैं या प्लग से जुड़े हुए हैं, और उस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड के साथ साथ कोई पदार्थ भी भरा हुआ है जिसको विद्युत तपक बोलते हैं। अब हम ये कहते हैं कि वो जो पदार्थ है विद्युत अपघट्य उसके अंदर भरा हुआ है, हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, विद्युत धारा का हमने प्रवाह किया। विद्युत धारा जब हम उसमें भेजते हैं तो उसमें जो आयंस होते हैं वो गति करते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ आकर्षित होते हैं, वहाँ जाकर वो डिपॉजिट हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। तो किसी एक इलेक्ट्रोड पे, दोनों में से एक इलेक्ट्रोड का काउंट करते हैं, किसी एक इलेक्ट्रोड पे जो है पदार्थ की विद्युत अपघट्य की जितनी मात्रा डिपॉजिट होती है, निक्षेपित होती है, वो प्रवाहित की जाने वाले विद्युत आवेश के मात्रा के डायरेक्टली समानुपाती होती है, W समानुपाती Q। और Q किसके बराबर होता है, IT, I एम्पियर विद्युत धारा की मात्रा, T समय, और W क्या होता है, W इज इक्वल टू ZIT हो जाएगा, जो मैं आपको ऊपर बता चुका। अब अपन बात करते हैं फैराडे के द्वितीय नियम की।
सेकेंड लॉ। फैराडे के द्वितीय नियम में विद्युत की समान मात्रा द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राओं में आधारभूत संबंध प्रदर्शित करता है। फंडामेंटल रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है? ये कहता है कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो एक साथ तो मिलाएंगे नहीं विद्युत अपघट्य, तो अलग अलग विद्युत अपघट्य की बात करें तो अपन अलग अलग सेल बना लेंगे 2-3, ठीक है। इसमें डायग्राम है, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे 3 बना लिए अपन ने, तो अलग अलग डायग्राम जो बने हैं उनमें अलग अलग क्या किया, अलग अलग 3 सेल ले लिए। तो विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, अलग अलग विद्युत में प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं हैं, उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती हैं। उन पदार्थों के रासायनिक जो तुल्यांक होते हैं, केमिकल इक्विवेलेंट्स, उनके समानुपाती हैं। केमिकल इक्विवेलेंट्स का मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट होगा। ओके, आगे अपन बताएंगे, इसमें बात करेंगे। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड W डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें देखिए, ये डायग्राम देखो आप, ये मेन टर्मिनल है जहाँ से अपन जोड़ते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ये की है, ये एमीटर है जिसमें एम्पियर में इलेक्ट्रिसिटी को मापते हैं, और ये क्या लिख दिया इसने, एसिडोलेटेड वाटर, ये वाटर है जिसमें एसिड मिला हुआ है, ठीक है, मतलब H2SO4 का सॉल्यूशन। ओके, ये इलेक्ट्रोड हैं, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम आगे इसी के क्रम में क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड यहाँ लगे ना, ये दूसरा सेल हो गया, ये फिर तीसरा सेल इसी क्रम में जोड़ दिया, इनको एक साथ जोड़ दिया ना अपन ने। तो ये हो गया, ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ये मेटल जो लगी है ना, ये सिल्वर है, और इसमें जो सॉल्यूशन है वो सिल्वर नाइट्रेट का है, AgNH। सिल्वर का मतलब ये चांदी होती है, ठीक है ना, Ag। और सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं ये कॉपर में हैं, और इनके बीच में जो सॉल्यूशन हो रहा है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो रहा है। विद्युत की समान मात्रा, ये जो उपकरण है, इस इंस्ट्रूमेंट में यदि विद्युत की समान मात्रा 1 कूलाम प्रवाहित करें तो वह इसमें से भी गुजरेगी, डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ इसमें से, कॉपर सल्फेट वाला ये जो इलेक्ट्रोड है इसमें भी से गुजरेगी, और AgNH का इलेक्ट्रोड इसमें से भी गुजरेगी। कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन, कैथोड पे हाइड्रोजन मुक्त हो, और कैथोड पे कॉपर हुआ, इसमें अपने कैथोड पे कॉपर हुआ, इसमें अपने कैथोड पे सिल्वर होगा। कि भारों की गणना करने पर पाया गया कि ये सदैव अपने तुल्यांकी भार जो होते हैं उन्हीं के अनुपात में होंगे। मैंने बोला था ग्राम इक्विवेलेंट लिखा था ऊपर, तो वो क्या था, उसके तुल्यांकी भार होते हैं उस पदार्थ का पर्टिकुलर। हाइड्रोजन का 31.78 और इसका 107.88 के अनुपात में, सदैव अपने तुल्यांकी भारों के अनुपात में ही होते हैं। यदि किन्हीं 2 सेलों से मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं W1 और W2, 2 अलग अलग सेल हैं, उनकी मात्राएं W1 और W2 हैं, और उनके केमिकल इक्विवेलेंट E1 और E2 हैं, तो अपन क्या कहेंगे, ऊपर इक्वेशन लिख के आए हैं, W1 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रेशियो हमेशा एक जैसा रहेगा। W1 डिवाइडेड बाई W2, E1 डिवाइडेड बाई E2, तो E1 है हाइड्रोजन की अतिरिक्त मात्रा और E2 है कॉपर की अतिरिक्त मात्रा। पहले वाला सेल और दूसरे वाले सेल को कंपेयर किया है, 2 को, तीसरे को छोड़ दिया इसमें भी ना, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इक्वल होगा। अब आगे हम क्या करते हैं, जो अपन इक्वेशन लिखी थी, W1 किसके इक्वल होगा, फैराडे के प्रथम नियम में क्या होता है, W इक्वल टू ZIT होता है, तो W1 Z1IT ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I धारा है एम्पियर में, T समय है, और W2 Z2IT होगा। धारा तो अपन समान प्रवाहित कर रहे हैं ना, तो IT जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो तो IT, इसमें भी IT होगा। पदार्थ की मात्रा W1 होगी वो, और उसका जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक अलग होगा Z1, दूसरा पदार्थ है उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक अलग होगा Z2, वो सुपर करती करने पर करता है।
तो यहाँ पे Z1 और Z2 दोनों पदार्थों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब अपने W1/W2 लिखा है, तो Z1 IT अपॉन Z2 IT दैट इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, IT एंड IT कैंसिल हो गया। Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, अपने ऊपर कहा था W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं Z डायरेक्टली, उसी से क्रिएट कर लिया Z डायरेक्टली। अतः किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो जिसका जितना ज़्यादा रासायनिक तुल्यांक होगा उसका उतना ही ज़्यादा विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। तो एक्सपेरिमेंटली एक कूलाम आवेश मैंने आपको ऊपर बताया था, एक कूलाम आवेश को मतलब 1 एम्पीयर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने का, जो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से प्रवाहित करने पर 0.00180 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होती है। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी आयन की मात्रा जो निक्षेपित होती है विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। तो सिल्वर का तुल्यांकी भार डिवाइडेड बाय सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, है ना। विद्युत धारा की मात्रा 1 ग्राम तुल्यांक सिल्वर की निक्षेपित करने की 107.88 डिवाइडेड बाई 0.001 दैट इज 96,493। इस प्रकार 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन या 1 ग्राम तुल्यांक कॉपर को निक्षेपित करने के लिए विद्युत धारा की आवश्यक मात्रा जो है हाइड्रोजन के लिए 1 से डिवाइड कर देंगे, वो जो डिपॉजिट होती है वो कर देंगे, और तांबे के लिए कर देंगे। अप्रोक्सीमेटली देखिए 96,493, 51567 अप्रोक्सीमेटली सेम आता है, और ये फिक्स वैल्यू हो गई। अतः किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक उसके तुल्यांक की बात, 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त करने के लिए 96,495 कूलाम या अप्रोक्सीमेटली 96,500 कूलाम की आवश्यकता होती है। विद्युत की इस मात्रा को अर्थात 96,500 कूलाम को 1 फैराडे याद रखना, ठीक है। तो विद्युत की ये मात्रा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है और सदैव स्थिर रहती है। ये 1 फैराडे की ज़रूरत पड़ती है, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करती है कि कितनी होगी। फैराडे की वैल्यू है वो नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट करने के लिए फिक्स 94,500 चाहिए, किसी का भी होती है। तो हल्का होगा उसका कम हो जाएगा, भारी होगा उसका ज़्यादा हो जाएगा। फैराडे क्या होता है, विद्युत की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक की भार को गोलने या निक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त होती है। ग्राम तुल्यांक एफ कितना होता है। 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त होता है। तो 96,500 एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। तो किसी भी पदार्थ के E ग्राम मुक्त होते हैं। E क्या है, तुल्यांकी भार, मैंने आपको बताया था ना, उसके तुल्यांकी भार के इक्वल होंगे। 96,500 एम्पीयर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे, तो अपने को ये याद रखना है कि उसके तुल्यांकी भार के इक्वलेंट धातु मुक्त होगा, पदार्थ मुक्त होगा। तो T सेकंड तथा 1 एम्पीयर विद्युत धारा के प्रवाहित होने में निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा I एम्पीयर है, सॉरी I एम्पीयर, I तो I इंटू T इंटू E डिवाइडेड बाई 96,500। तो फैराडे के नियम गणित के रूप से निम्न समीकरण द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। W इक्वल टू I इंटू T इंटू E डिवाइडेड बाई F। और विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है इस इक्वेशन से। जिस उपकरण का उपयोग करते हैं इस कार्य के लिए उसे कूलोमीटर या वोल्टामीटर कहते हैं। श्रेणी में व्यवस्थित वोल्टामीटर का भी होते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।